हठ योग की इस प्राचीन परंपरा में स्वयं भगवान शिव ने और अन्य सिद्ध योगियों ने 84 लाख आसनों का संकेत किया, लेकिन वर्तमान में उन 84 लाख आसनों को कोई नहीं जानता। वर्तमान में 84 आसन ऐसे हैं जिनका अभ्यास किया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। इन्हीं 84 आसनों में से कुछ ऐसे आसनों को आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो कि आज की परिस्थिति, शारीरिक स्थिति और व्यक्ति की जैसी जीवन शैली है उसके अनुसार बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। ये 5 आसन आपको प्रातःकाल करने हैं और इनसे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आसनों का अभ्यास षटकर्म के अभ्यास से बाद में रखा गया है, यानी कि आसनों का अभ्यास करने से पहले शरीर की एक शुद्धि होना जरूरी होता है। इसमें भी जरूरी ये हो जाता है सबसे अधिक कि आपका पेट सुबह ठीक से साफ हो। अगर आपका पेट सुबह ठीक से साफ नहीं हो रहा है, मल रुके हुए हैं पेट में और आप अभ्यास कर रहे हैं योग के, तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो कि वर्जित होते हैं अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है, मल निष्कासित नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इसके विषय में हमने पहले 3 मार्गदर्शन किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी क्रियाएं आपको करनी है फ्रेश होने से पहले सुबह, और उसके बाद आप सरलता से इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बाहर आ सकेंगे और अपने आगामी जो अभ्यास है या जो अभ्यास आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इन सभी अभ्यासों को आप कर सकेंगे और पूर्ण लाभ इनसे ले सकेंगे। तो अगर आपका पेट सुबह ठीक से साफ नहीं होता है तो वो मार्गदर्शन आप देख लें, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्रमशः हमने जो योग अभ्यास निर्धारित किए हैं आपके साथ साझा करना, उनको हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर अभ्यास है वो है सिद्धासन का अभ्यास। अब आप कहेंगे इसकी आवश्यकता या फिर इसका इतना अधिक महत्व क्यों है कि इसको हमने प्रथम स्थान पर रखा। आप समझें कि हमारे जीवन में जो आज के समय में चिंता, तनाव और उथल पुथल है, उसको अगर हमें संयमित करना है, नियंत्रित करना है और अपने जीवन को अच्छे से सुख के साथ जीना है, तो हमें ध्यान का अभ्यास करना ही होगा, हमें मंत्र जप करना ही होगा, हमें किसी ना किसी योगिक साधना से जुड़ना होगा, और नहीं तो हमें नाम जप तो करना ही होगा। यानी कि हमें उस सर्वोच्च सत्ता से किसी ना किसी माध्यम से जुड़ना है, और उससे जुड़ने के लिए हमारे योगियों ने कहा है कि आपका एक आसन सिद्ध होना, आसन परिपक्व होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप सिद्धासन में बैठ करके अपने ध्यान के या अन्य कोई साधना का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पे संकेत करते हैं कि आपको सिद्धासन का ठीक से पता हो, किस तरीके से सिद्धासन का अभ्यास करना है ये देख लेते हैं। आपको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला लेना है। अब यहाँ पर आपको पहले अपने बाएं पैर को पीछे लाना है इस प्रकार से, और बाएं पैर को पीछे लाते हुए आपकी जननेंद्रिय और गुदा के मध्य का जो भाग होता है वहां पर स्पर्श कराना है। और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कमर सीधी करके बैठे हैं, आप स्वाभाविक अपने पैर को पीछे लाते हैं, तो आपकी एड़ी उसी स्थान पर जाकर स्पर्श होगी। बस आपको मुड़ करके नहीं बैठना है, आपको इस प्रकार से सीधा बैठना है। तो इस तरीके से आप अपने बाएं पैर को पीछे लाएंगे। बाएं पैर की जो आपका पैर का तलवा है वो आपके दाएं पैर की जंघा से इस प्रकार से स्पर्श रहेगा। उसके बाद आप अपने दाएं पैर को पीछे लेकर के आएंगे और इसको बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में इस प्रकार से पैर को लेकर के जाएंगे। उसके बाद जो आपका बायां पैर है वो आपके दाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कठिन आसन नहीं है, बात है अभ्यास की। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन जो युवक या युवतियां कर रही हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी अभ्यास हो जाता है। मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है इस अभ्यास से, और इससे कोई हानि नहीं है। बहुत भ्रांति ऐसी भी होती है कि इसका अभ्यास हम करेंगे तो हमें वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अभ्यास करें,
ये केवल मनोनिग्रह करता है, ये ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होता है। दूसरे स्थान पर आप समझे, हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। अब जो ये वज्रासन है, ये आपकी वज्र नाड़ी पर दबाव बनाता है और ये वज्र नाड़ी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित होती है। आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं उसमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। पुरुषों के लिए विशेष उपयोगी, महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित जो अनियमितता होती है या जितनी भी कोई समस्याएं होती हैं, बहुत क्रैम्प होते हैं या पीसीओडी जैसी समस्याएं हैं, अनेक समस्याओं में ये आसन जो वज्रासन का आगामी अभ्यास है, ये लाभ देने वाला होता है। तो आप देखें, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आसन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और आप खाना सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, तो 2 समय तो इसका अभ्यास आपको करना ही चाहिए। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास आप अगर वज्रासन का करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ये ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और लोअर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, पेट की तरफ बढ़ जाता है। बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। कैसे करना है? आपको दंडासन की स्थिति में आ जाना है, अपने अंगूठों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचना है, कमर को सीधा करना है और यहां आने के बाद आपको अपने एक पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए पीछे लेकर के आना है। एक पैर को लेकर के आए, उसके बाद दूसरे पैर को पीछे लाना है। अब दूसरा पैर जब आप पीछे ला रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो पैर आप पहले से मोड़ चुके हैं उसकी तरफ इस तरीके से आ जाना है और यूं पैर को मोड़ लेना है। अब यहां पर आपके दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे और आपकी एड़ियों के बीच में एक अंतर रहेगा। एड़ियों को मिला लेंगे तो गलत हो जाएगा अभ्यास। एड़ियों के बीच में अंतर रहेगा जिससे कि आप दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में बैठ सके। तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा। आपके घुटने दोनों आपस में मिले हुए होने चाहिए और इस आसन में स्वाभाविक ही आपकी कमर सीधी रहेगी। आप कमर मोड़ करके भी बैठेंगे तो आपको असहज लगेगा, अजीब लगेगा, तो आप इसमें कमर सीधी करके ही बैठने वाले हैं। तो ये आसन इसलिए भी उपयोगी हो जाता है, जब आप कमर को मोड़ करके बैठते हैं और आपने भोजन किया है अभी, तो आपके पाचन तंत्र पर एक दबाव आ जाता है, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है बाधित होने लगता है, ठीक नहीं रहता। तो आप वज्रासन में बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी, पाचन रिलैक्स रहेगा और आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये हमारा दूसरा अभ्यास है, वज्रासन का अभ्यास, जो आपको करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगामी अभ्यास को समझते हैं, जो है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। यहाँ पर 2 अभ्यास रहेंगे। पहले हम पश्चिमोत्तानासन यानी कि आगे की तरफ जाने वाला अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम पीछे की तरफ जाने वाला एक अगला अभ्यास करेंगे। तो ये दोनों अभ्यास जब आप इस क्रम में करते हैं, पहले पश्चिमोत्तानासन उसके बाद पीछे जाने वाला अभ्यास, तो ये बहुत उपयोगी होता है। ये 2 अभ्यास ही आपके शरीर में अद्भुत बदलाव लेकर के आएंगे। पश्चिमोत्तानासन जैसे कि इसके नाम से ही इंगित होता है, पश्चिम यानी कि आपके शरीर का जो पीछे का भाग है, उत्तान यानी उसको खींचना। आपके पैरों की एड़ी से लेकर के सर तक आपके शरीर के पीछे के भाग को ये खींचने वाला अभ्यास होता है। ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, ये आपके शरीर में आई हुई स्टिफनेस को खत्म करता है, ये आपकी बैक की मसल्स को अच्छा करता है, मजबूत करता है, जिससे कि बैक पेन की समस्या, कोई भी इंजरी होने की समस्या नहीं रहती है। ये आपके पाचन को इम्प्रूव करता है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, पेट की चर्बी को कम करता है ये अभ्यास, और भी इसके अनेक लाभ कहे गए हैं। और इस अभ्यास का साधनात्मक प्रयोग करके योगी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह भी कराते, ऐसे संकेत हमें इस अभ्यास से संबंधित मिलते हैं। तो कैसे इसका अभ्यास करना है? पहली बात, आपको अपने अंगूठों को पीछे की तरफ खींच करके रखना है, क्योंकि पैरों को ढीला छोड़ देंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे तो आपकी काफ मसल्स पर जो एक स्ट्रेच आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो आपको पैरों को इस तरीके से पीछे रखना है। यहाँ पर आपको सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और यहाँ पर आने के बाद अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आप सीधा आगे इस तरीके से जाते हैं, अभ्यास ठीक नहीं होगा। जब आप ऊपर हाथों को पहले लेकर के जाएंगे और वहां पर ले जा करके खींचेंगे अपने शरीर को, तो आपकी वर्टिब्रास के बीच में स्पाइन में एक गैप बनता है, जिससे कि ये रिलैक्स करता है आपकी स्पाइन को। और जो सीधा ही गलत तरीके से आगे जाते हैं उनको बैक पेन की समस्या होती है, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आपको सांस पहले अंदर भरना है, यहां सांस भरने के बाद सांस को छोड़ते हुए आगे जाना शुरू करना है, और आपको इस तरीके से
सहजता से आगे जाते रहना है। जब आप आगे आते आते इतना आगे आ जाते हैं कि आपकी जो रिब्स है, जो आपकी रिब्स में सबसे नीचे का भाग होता है जिसे फ्लोटिंग रिब कहा जाता है, उनको आप अपनी थाई से स्पर्श करा देते हैं, अपनी जंघाओं से स्पर्श करा देते हैं। उसके बाद आपको बस यहीं तक ही जाना होता है। यहाँ तक जाने के बाद आप अपने सर को नीचे लेकर के आएंगे और इस तरीके से आप अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को स्पर्श कराते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर में इस तरीके का कर्व नहीं बनना है। यहाँ पर ये इस तरीके से आते हुए और फिर आप नीचे इस तरीके से जाएंगे। जितनी देर सहजता से हो सके आप समय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे इस अभ्यास में, और धीरे धीरे आप इसको 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक अगर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे इस अभ्यास को अगर आप कम समय तक भी करते हैं, यानी कि शुरुआत में आप 30 सेकंड का भी अभ्यास कर पा रहे हैं, ये उतना भी लाभ देगा क्योंकि ये उच्च अभ्यास है। तो जितना आपसे शुरुआत में हो रहा है उतना करें, धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। उसके बाद जब आप ठीक प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो पहले अपने गर्दन को, शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हाथों को फिर से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। अब ऊपर आ रहे हैं तो सांस को आप अंदर भरेंगे और फिर अपनी सामान्य स्थिति में आप आ जाते हैं। एक बार ये अभ्यास करने के बाद इस अभ्यास को आप फिर से दोहरा लें, फिर से दोहरा लें। 2-3 बार इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं, लेकिन जो हमने कहा सहजता से, ध्यान से, पूरी विधि को समझते हुए ही अभ्यास करना है। ये हमारा यहाँ पर तीसरा अभ्यास हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे अभ्यास की ओर। चौथा अभ्यास है हमारा भुजंगासन का अभ्यास। और जब आप किसी भी आगे की तरफ जाने वाले आसन के बाद किसी पीछे की तरफ जाने वाले आसन का अभ्यास करते हैं तो उस आसन का जो लाभ है वो अधिक बढ़ जाता है। बल्कि ये विधान भी है कि आगे की तरफ जाने वाला आसन करने के बाद उसका काउंटर स्ट्रेच, उसका विपरीत आसन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो इसके बाद हमें करना है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन एक अति महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में कहा जाता है कि जिस प्रकार से भुजंग यानी कि सर्प की पाचन शक्ति होती है, इसी प्रकार से मनुष्य की भी हो जाती है जो निरंतर इसका अभ्यास करता है। आप देखें कि जो सर्प है वो किसी भी जीव को बिना चबाए यूं ही खा जाता है। उसकी हड्डियां, उसकी सभी जो भी पूरा शरीर है उसको पचा जाता है यूं ही बिना चबाए। इसी प्रकार की उसकी जठराग्नि होती है। तो आप समझें कि आप जब भुजंगासन का निरंतर अभ्यास करते हैं तो पाचन आपका बहुत दुरुस्त हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं इस अभ्यास से। साथ ही साथ इसमें जो आपके कंधे पीछे की तरफ जाते हैं और आपकी छाती एक्सपेंड होती है, इससे आपकी जो ब्रीथिंग है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, गहरी होनी शुरू हो जाती है। पूरे शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि इम्यूनिटी भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका पोस्चर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। फॉरवर्ड शोल्डर की समस्या जिनको है उनकी इस समस्या में लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। बैक पेन की समस्या जिनको है, सही विधि से जब करते हैं तो उसमें भी इससे लाभ मिलते हैं। सीवियर बैक पेन है तो उसका तरीका फिर अलग हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में इससे अच्छे लाभ मिलते हैं। तो लाभ इसके अनेक हैं। हम यहाँ पर सारे लाभ वर्णित करेंगे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 आसन आपको बता रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा तीव्र गति से लेकर के जा रहे हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपने पैरों को आप पीछे की तरफ खोल लेना है आपको, और आपको ध्यान रखना है कि कई लोग इस तरीके से हाथों को आगे की तरफ रखते हैं और यूं भुजंगासन का अभ्यास करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत अभ्यास है। अब हमने इसमें क्या कहा कि आपको अपने कंधों को खोलना है। जब आप आगे हाथ रखे हुए हैं और इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो आपके कंधे आगे की तरफ गए हुए हैं, आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना है कि छाती की बगल में इस तरीके से पीछे अपने हाथों को रखना है। अब जैसे ही हम पीछे हाथों को रखते हैं, ऊपर जाते हैं, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कंधे पीछे की तरफ गए और लंग्स को पूरा एक्सपेंड होने के लिए यहाँ पर एक स्पेस मिलता है, एक ऐसा प्रभाव मिलता है। और आप देखेंगे कि जब आप अपने हाथों को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं,
एल्बो को इस तरीके से लॉक कर लेते हैं तो कोई प्रभाव आपकी बैक पर नहीं है। पहली तो बात यह कि बैक का कर्व आपका बहुत ज्यादा बनता है। दूसरी बात यह कि कंधे आपके ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, पीछे की तरफ उतने नहीं जा पाते हैं। और विशेष बात यह कि कमर के ऊपर दबाव नहीं आ रहा है। भुजंगासन में आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं, लोअर बैक की जो मसल्स हैं, उनका पूरा इंगेजमेंट होना चाहिए, वो पूरी तरह से प्रयोग होनी चाहिए। वहां पर जो बल है वो एक अनुभव होना चाहिए कि वहां की मांसपेशियों के द्वारा ही अभ्यास हो रहा है। तो जब आप अपनी कोहनियों को सीधा कर लेते हैं तो पूरा भार आपके हाथों पर आ जाता है, आपकी कमर उसमें काम ही नहीं कर रही होती है, तो पूरा गलत अभ्यास हो गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है हमारे हठयोग के शास्त्रों में कि नाभि पर्यंत आपको अपने शरीर के अग्रभाग को ऊपर उठाना है, यानी कि आपको केवल इतना ही ऊपर जाना है, पूरा ऊपर नहीं जाना है। वो दूसरा अभ्यास हो जाता है, आसन ही दूसरा हो जाता है। तो आपको अपनी छाती के बगल में इस तरीके से हाथों को रखना है, सांस को भरना है और इस तरीके से बस इतना ही ऊपर जाना है। और आप थोड़ी देर इस अभ्यास में रुकेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आपका ये अभ्यास अब सही हो रहा है और इसके आपको अब लाभ मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इस अभ्यास में रुकना है, जितनी देर रुक सके सहजता से रुके। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, सांस भरते हुए आपको फिर से ऊपर जाना है। और कई बार यानी कि कई हिस्सों में इसका अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में आसन में उतना लंबा रुक पाना सहज नहीं होता, इसलिए आसन को हिस्सों में किया जा सकता है। यह हमारा चौथा अभ्यास हुआ, भुजंगासन का अभ्यास। अब अंतिम जो अभ्यास है ये सभी हमारे बंधुओं के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य रूपी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, जिन पुरुषों को स्वप्न दोष जैसी समस्याएं रहती हैं, उन हमारे सभी बंधुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपके पाचन तंत्र को ये बहुत ही दुरुस्त करने वाला, आपके बालों की आपको समस्या है, आंखों की आपको समस्या है या फिर थायराइड की आपको समस्या है, उन सभी स्थितियों में अच्छे लाभ देने वाला और चेहरे पर ओज को, कांति को बढ़ाने वाला अनेकों अनेक इसके लाभ हैं। इसीलिए इसको कहा गया सर्वांगासन, यानी सर्व अंग आसन। सभी अंगों पर शरीर के प्रभाव डालने वाला ये अभ्यास होता है। तो आप इस अभ्यास को देख लें और निरंतर इस आसन का अभ्यास करें। आप अगर अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास से जुड़े हुए हैं, तो आप इन आसनों पर विशेष ध्यान देंगे आगे से। और अगर योग अभ्यास नहीं करते हैं तो चाहे आप केवल इन्हीं आसनों को करें, लेकिन इन आसनों में आपको समय देना है। भले ही आप आधा घंटा ही क्यों ना दें, लेकिन समय देना है, अभ्यास करने हैं। तो कैसे करना है सर्वांगासन का अभ्यास? इस तरीके से आप आ जाएंगे और पहले आप सहजता से लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद जो सरल तरीका हम बिल्कुल आपको कहते हैं, आपको अपने पैरों को उठाना है, उठा करके अर्ध हलासन की स्थिति में लेकर के आना है। यहां से कई लोगों को ऊपर जाने में अब समस्या रहती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको पहले अपने पैरों को पीछे ले जाना होगा, और पीछे ले जाना पैरों को बिल्कुल कठिन नहीं होगा, आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस तरीके से अपने पैरों को यहां से पकड़ भी सकते हैं और हाथों के सहारे से अपने पैरों को इस तरीके से पीछे लेकर के जाएंगे। अब जितना जितना आप पैरों को पीछे ले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके कूल्हे, नितंब और लोअर बैक से आपका शरीर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अब इतना आने के बाद आप इस स्थिति में आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझें कि आधा काम आपका हो गया। सर्वांगासन में आप जाने के लिए अब बिल्कुल सहजता से जा सकेंगे, तैयार है। तो पहले आप पैरों को पीछे लेकर के जाते हैं और उसके बाद आपको ऊपर उठाना शुरू करना है। आप देखें, ये इस तरीके का अभ्यास रहेगा। शुरुआत में अगर इस तरीके से बिल्कुल सीधा अभ्यास नहीं होता है, थोड़े पैर पीछे जा सकते हैं, थोड़ी इस तरीके की स्थिति बन सकती है, तो उसके प्रति भी सहज रहना है। आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं। फिर धीरे धीरे आपको अपने शरीर को बिल्कुल सीधा करना है और इस स्थिति में ले करके जाना है शरीर को। उसके बाद आप कुछ समय तक रुके, वापस आने का भी वही तरीका है। आप पहले पैरों को पीछे इस तरीके से लेकर के जाते हैं, फिर सहजता से नीचे, फिर अपने घुटनों को आप मोड़ सकते हैं और फिर आप नीचे ला करके कुछ समय तक शवासन का अभ्यास इसके बाद करते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है, अच्छा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है, बैक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है,
हार्ट से संबंधित समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, उनको सर्वांगासन का अभ्यास नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ वज्रासन की स्थिति में जिन लोगों को समस्या होती है, जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या है, वो लोग वज्रासन की स्थिति में भी अपनी पिंडलियों के और जंघाओं के बीच में कोई एक तकिया रखते हैं बारीक, और उसके बाद वज्रासन का अभ्यास करते हैं, तो ये वज्रासन का अभ्यास उनके लिए सरल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप ये ज़रूर देख लें कि आपकी अगर कोई सर्जरी हुई है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर कोई गंभीर ऐसी बीमारी है जैसे कि अल्सर की समस्या है या फिर हर्निया की समस्या है, ऐसी स्थितियों में आप चिकित्सक के परामर्श के द्वारा या फिर योग प्रशिक्षक के परामर्श के बाद आसनों को करें। अगर ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई गंभीर रोग नहीं है, तो आप इन सभी अभ्यासों को कर सकते हैं। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है, और फिर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो ये आपको पूर्ण लाभ देने वाले होंगे। तो आपके प्रश्नों पर, आपके आग्रह के आधार पर हमने अनेक आसनों में से इन 5 आसनों का चुनाव किया और आपके साथ ये आसन साझा किए, जो कि विशेष उपयोगी रहेंगे आपके लिए। अपेक्षा है ये मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। अगर आप यहाँ तक मार्गदर्शन को देख चुके हैं और आप चाहते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम के विषय में भी मार्गदर्शन साझा किया जाए, तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। हम सूक्ष्म व्यायाम के विषय में भी मार्गदर्शन करेंगे, जिसके बाद आप दूसरे अभ्यास करते हैं तो वो और अच्छे लाभ देने वाले होंगे। अपेक्षा है ठीक से मार्गदर्शन समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।